जयपुर जिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2025-26 के लिए 11 दिसंबर को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी अखिलेश जोशी ने बताया कि इस बार 1655 अधिवक्ता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 23 पदों के लिए 40 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव संचालन समिति ने सभी प्रत्याशियों के बैलेट नंबर भी जारी कर दिए हैं। तो वहीं पुस्तकालय सचिव पद के लिए निखिल अमन शर्मा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सर, हमारे यहाँ वार्षिक चुनाव 2025-26 दिनांक 11 दिसंबर 2025 को संपन्न होने जा रहा है और अभी तक जो वोटर्स है फाइनल है 1655 और उसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है चुनाव की। और सुबह 9 बजे से पोलिंग शुरू होगी और शाम के 5 बजे तक, उसके आधे घंटे के पश्चात हमने काउंटिंग रख दी है। जो रात को काउंटिंग हो गए, अब जो भी विजेता होगा उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। पुलिस में डीसीपी वगैरह को लेटर भेज दिया गया है कि पर्याप्त जाब्ता रखें और कलेक्टर साहब को भी हमने भेज दिया है लेटर। तो सारी वैसे पूरी व्यवस्था की गई है सुरक्षा की दृष्टि से भी और पारदर्शिता का पूर्ण ध्यान रखा गया है। वार्षिक चुनाव 2025-26। और अब आपको सीधा ले चलते हैं जेईसीसी, जहां पर प्रवासी राजस्थानी दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है और डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। मात्र सहभागी नहीं बने बल्कि अग्रिम और अग्रणी मॉडल के रूप में राज्य हमारा स्थापित हो। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रवासी राजस्थानी परिवारों से कहना चाहता हूं कि आप जहां पर भी हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपकी सफलता राजस्थान का गौरव है। आज राजस्थान आपके साथ मिलकर एक नए भविष्य को गढ़ना चाहता है, एक ऐसा भविष्य जो ज्ञान नवाचार व अवसर भरा हो। आइए इन्हें आपसे सहयोग करें और राजस्थान तथा भारत के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान दें। आपका योगदान हमारे लाखों युवाओं को नई दिशा देगा, नई शक्ति देगा और नए अवसरों का द्वार खोलेगा। आप सभी का हृदय से अभिनंदन। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये राइजिंग राजस्थान सबमिट करके और भारत के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान दे। आपका योगदान हमारे लाखों युवाओं को नई दिशा देगा, नई शक्ति देगा और नए अवसरों का द्वार खोलेगा। आप सभी का हृदय से अभिनंदन। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये राइजिंग राजस्थान सबमिट करके और आज प्रवासी राजस्थानियों के लिए 10 तारीख का जो राजस्थान दिवस मनाने का राजस्थान किया था, जो आज साकार रूप दे रहा है। मैं सम्मानीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते हैं आगे। जयपुर में डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में अंतर्राज्यीय नकबजनी गैंग का पर्दाफाश हुआ। चित्रकूट थाना पुलिस, एसीपी वैशाली नगर अनिल शर्मा और थानाधिकारी देवेंद्र प्रताप की मॉनिटरिंग में 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने जयपुर शहर में कुल 7 नकबजनी की घटनाएं कबूली। उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए सोने के लगभग 10 से 12 लाख रुपए के आभूषण, चोरी की मोटरसाइकिल, स्कूटी, डुप्लीकेट चाबी बनाने के यंत्र और नकबजनी उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली, सूरत, महाराष्ट्र और राजस्थान के जयपुर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर समेत कई जिलों में अन्य चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया। और अब आपको फिर से ले जा सकते हैं जेईसीसी, जहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। स्कूली शिक्षा के मंत्री सम्मान्य मदन दिलावर जी, सम्मान्य ओटाराम देवासी जी, मंच पर उपस्थित सभी शिक्षाविद और यहाँ इस शिक्षा सत्र में उपस्थित बड़ी संख्या में उपस्थित सभी प्रवासी भाइयों बहनों अधिकारीगण, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में ये इतना बड़ा कार्यक्रम और इतनी अच्छी सहभागिता से हो रहा है,
जो निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में राजस्थान को ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। आपने केवल प्रवासी कार्यक्रम को निवेश तक सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रवासी कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा से लेकर जल, उद्योग और सभी विषयों को आपने सहभागिता के माध्यम से इसको नए आयाम दिए हैं। अभी जब शिक्षा क्षेत्र में चर्चा हो रही थी तो राजस्थान में शिक्षा का एक बड़ी परंपरा रही है और आजादी के बाद से अगर लड़कियों के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान की बात हुई तो वनस्थली का नाम, आर्य विद्यापीठ भुसावर भरतपुर का नाम देश में अग्रणी रहता था। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बिट्स पिलानी ने अपना एक अलग स्थान और मुकाम पूरे देश में प्राप्त किया। स्कूली शिक्षा में भी अजमेर हमेशा से पूरे देश में एक अग्रणी शहर रहा, जहाँ अच्छे हॉस्टल वाले स्कूल रहे और कॉम्पिटिटिवनेस के समय में कोचिंग एजुकेशन की भी बात आई तो कोटा ने एक बड़ा मुकाम हिंदुस्तान के नक्शे पे हासिल किया। राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर में भी विद्या भवन संस्थान ने बड़ा अच्छा नाम किया, भोपाल नोबल्स ने अच्छा नाम किया। और इतना ही नहीं, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में भी जोबनेर में बहुत पहले एग्रीकल्चर कॉलेज खुला। लेकिन आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वो 21वीं सदी का दौर है। 21वीं सदी में मशीन लर्निंग का, डेटा का, स्पेस साइंस का ये एक नया महत्व बढ़ने लगा है और इसके साथ ही आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए अगर दुनिया वैश्वीकरण में जा रही है तो हमें फाइनेंस के मैनेजमेंट के लिए जहाँ अच्छे लोग चाहिए वहीं क्लाइमेट साइंस और एनवायरमेंटल जैसे विषयों पे भी हमें नए विषयों के जानकार लोग चाहिए। पर आज जो प्रेजेंटेशन हमारे ACS राका जी ने रखा उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि राजस्थान में शिक्षा का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम सुदूर ग्रामीण स्तर तक विस्तार चाहते हैं वह अच्छे सरकारी स्तर पर भी सब लोगों को अच्छे स्मार्ट क्लासरूम मिले, डिजिटल लैब मिले, अच्छी प्रयोगशालाएं मिले, अच्छे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिले। और इसके लिए राजस्थान सरकार ने अपने प्रवासी भाइयों को आमंत्रित करने के लिए जो योजनाएं बताई हैं उनको बड़े विस्तार से राका जी ने हमारे सामने रखा। मैं मानता हूं कि जो शिक्षा है इसका जो प्राथमिक स्तर पे काम है, प्राइमरी स्तर पे शिक्षा का टेक्नोलॉजी से जानकारी तो हो सकती है लेकिन फंडामेंटल प्राइमरी शिक्षा दो ही चीजों पे होनी चाहिए, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास। इन दो चीजों के बिना कभी भी कितना ही डिजिटल, टेक्निकल, AI, मशीन लर्निंग पे ले जाना, जब बेसिक फंडामेंटल रॉ मटेरियल ही अच्छा तैयार नहीं होगा तो खाली टेक्नोलॉजी उसका विकास नहीं कर सकती। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा करी थी, मैंने उन्हें निवेदन किया था कि जो ग्रामीण विद्यालय है इसमें हमने अपने संसदीय क्षेत्र में भी डिजिटल लाइब्रेरी की बात करी थी तो उन्होंने तुरंत कहा था कि ये व्यक्तित्व विकास में जो नई लर्निंग में आगे चल करके स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी, उससे उसका किसी प्रकार का हेजिटेशन ना हो। और उन्होंने पूरे राज्य में इस डिजिटल लाइब्रेरी को सरकार की शिक्षा के एक प्रमुख अभियान में शामिल किया। और उसके साथ ही जो हम प्राथमिक विद्यालयों में स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटी चाहते हैं, आप एक मत समझना कि केवल पढ़ना ही सब कुछ होता है, खेल करके अपने शरीर को भी, व्यक्तित्व को बनाया जाता है। और इसलिए जो हमारे मदन दिलावर जी भी बार बार नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, इसका यही कारण है कि चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास ये 8वीं तक बहुत जरूरी है।
लेकिन 8वीं के बाद जब हमारा विद्यार्थी आगे जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में आगे जाता है, तो उसको कम से कम 4 चीजों पे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत जोर रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में अटल टिंकरिंग लैब दिए। अटल टिंकरिंग लैब देने का अर्थ यह है कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी, उसको कम से कम 4 चीजें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, और इसलिए यहां पर भी जो राजस्थान सरकार ने प्रवासियों को जो अपना एक नया आयाम बताया है कि विद्यार्थी बहुभाषीय होना चाहिए, हिंदी में, संस्कृत में उसकी प्रवीणता हो, पर इंग्लिश से भी उसका परहेज ना हो, उसमें हेजिटेशन ना हो, और इसलिए मल्टी लैंग्वेज बहुभाषीय जो है वो विद्यार्थी की क्षमताओं का विकास नवी से करने में हम लोगों ने कार्य किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी बनाते समय इस बात का बहुत ध्यान दिया है कि नवी के बाद वो केवल उसकी जो विद्यार्थी की क्षमता है, वो क्षमता केवल रटने की ना रह जाए, उसमें लर्निंग का, उसमें एक्सपीरियंस का, उसमें प्रयोगशालाओं में सीखने का, उसमें नए इनोवेशन का, ये जो नवाचार का विषय है, ये उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने में सामर्थ्यवान सिद्ध होता है। और ये हमारी सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पूरा लक्ष्य रहा है कि जितना विद्यालय शिक्षा का विद्यार्थी है, उसका उतने ही अनुपात में उच्च शिक्षा में जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में जो उच्चतम स्तर की शिक्षा है, जो एक्सीलेंस की एजुकेशन है, निश्चित रूप से उसमें तो बहुत कम लोग जा पाएंगे, लेकिन उच्च शिक्षा में जो जोर देने का विषय है वो ये होना चाहिए कि हमारे उच्च शिक्षा में, हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में ऐसे प्रोफेसर्स हो जिनको लंबे समय तक लोग याद रखें, जो इंस्टीट्यूशन मेकिंग का काम करें, जो रिसर्च का काम करें, जो इनोवेशन का काम करें। और आप मान के चलिए कि आजादी से पहले भारत में कलकत्ता एक ऐसा शहर था जिसमें एक साथ 3 नोबेल आए थे। एक लिटरेचर में आया था, एक फिजिक्स में आया था और एक बायोलॉजी में आया था। एक साथ एक ही शहर में एक ही समय में 3 नोबेल आना, ये इस बात को दर्शाता है कि भारत में क्षमताओं की कमी नहीं है। और हमारी शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक समय की जो चुनौतियों की जो शिक्षा है, आधुनिक समय की चुनौतियों को स्वीकार करने वाली जिस पीढ़ी की आवश्यकता है, उसके लिए हमें तीनों स्तरों को अलग अलग करके देखना होगा। सबको केवल एक प्रोडक्ट की तरह नहीं रख सकते, सबको केवल कोचिंग शिक्षा में बांध करके नहीं बांध सकते। हमें विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को खोलना होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमें विद्यार्थियों को प्रोडक्ट बनाने की बजाय पर्सनालिटी बनाने पर जोर देना होगा, तभी हम लीडरशिप वाले विद्यार्थियों को तैयार कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके हमेशा उत्साहवर्धन के साथ हमने अपने क्षेत्र में ई गुरुकुल के और खेल के प्रयोग किए हैं। और अपने छोटे से इस अनुभव में 1 साल के प्रयोगों में जब मैं राजकीय विद्यालयों में जाता हूं, तो मैं अब भी यह मानता हूं कि राजकीय विद्यालयों में, गवर्नमेंट स्कूल में, हालांकि मैं पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क में आया हूं, मैं अब भी ये मानता हूं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में फिजिकल टीचर और साइंस को पढ़ाने के टीचर बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो टीचर्स को सम्मान देने की है। मैं जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं, टीचर अगर आ भी जाए तो उसका काम करो या मत करो, सम्मान के साथ उसको बैठाओ। आने वाले लोगों को लगना चाहिए कि अगर टीचर किसी नेता के घर जाता है तो उसको बैठने की अलग जगह मिलती है। टीचर का सम्मान करेंगे तो शिक्षा क्षेत्र की 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि टीचर का सम्मान ही इस देश की शिक्षा को मजबूत करके नए प्रयोगों को खड़ा कर सकता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, हम सभी को इतने प्रेरणादायक बातें आपने बताई। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी मंच पर आसीन सभी विशिष्ट अतिथियों से स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी राजस्थानी भामाशाहों के सहयोग को प्रदर्शित करने वाली राजस्थान शिक्षा के कर्णधार स्मारिका 2025 का विमोचन करें।
इसके माध्यम से अन्य भामाशाहों को न केवल सहयोग की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि विभागीय भामाशाह दिशा निर्देश 2025, प्रोत्साहन योजनाएं और ज्ञान संकल्प पोर्टल की जानकारी इस स्मारिका के माध्यम से एक ही जगह पर मिल पाएगी। तो मैं मंच पर आसीन सभी विशिष्ट अतिथिगण से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वे इस स्मारिका का विमोचन करें। साथ ही इस शुभ अवसर पर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा और कौशल पर एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हमारे मंच पर आसीन सभी अतिथिगण करें। और इस विमोचन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी कार्तिक शर्मा जी को, जो कि डेप्यूटी एडिटर हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के। सर, ये कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन आप सब करें। आप सभी का आभार। किसी भी राज्य की पहचान केवल उसकी धरती, इतिहास या संस्कृति से ही नहीं होती, बल्कि इन सब के साथ राज्य की पहचान होती है उसकी दृष्टि, उसकी दिशा और उसके नेतृत्व से। राजस्थान की इस प्रगतिशील यात्रा को और हमारे सपनों को आकार एवं गति देने वाला नेतृत्व आज हमारे बीच उपस्थित है। वह नेतृत्व जिन्होंने शिक्षा, नवाचार और सुशासन को नई परिभाषाएं दी और विकास को जन जन तक पहुंचाया। मैं अत्यंत हर्ष और आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं राजस्थान की विकास यात्रा के पथ प्रदर्शक, जन जन के प्रिय, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर्श, राजस्थान राज्य के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी को। कृपया मंच पर पधारें और अपने अमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। आज के इस प्रवासी राजस्थान दिवस के शिक्षा सत्र में मंच पर विराजमान, जिनको कि अभी आपने सुना, ऐसे हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री श्री मदन दिलावर जी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जी, चांसलर एमिनिटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर असीम चौहान जी, सह संस्थापक फिजिक्स वाला श्री प्रतीक माहेश्वरी जी, श्री अविनाश कुमार अग्रवाल जी, आनंद राठी जी, प्रोफेसर बी राम गोपाल राव, प्रोफेसर अशोक बनर्जी जी, गौरव रुगटा जी, कुलदीप रांका जी, संदीप वर्मा जी, कृष्ण कुणाल जी और मेरे सामने बैठे सभी इस सत्र में भाग लेने के लिए आए मेरे भाई और बहनों। प्रवासी राजस्थान दिवस की जब हम कल्पना करते हैं
तो सिर्फ उसमें ये आता है कि निवेश के लिए आमंत्रित करना, बुलाना, या उन सब हमारे प्रवासी भाइयों को आमंत्रित करके राजस्थान में नवाचार के लिए उनको प्रोत्साहित करना। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा राजस्थानी प्रवासी दिवस जो हम मना रहे हैं उसमें हमारे अलग अलग सेक्टर हैं, क्योंकि राजस्थान हर दृष्टि से मजबूत बने, राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। तो इसमें आवश्यकता है कि जिस सत्र में आप बैठे हुए हैं वो उसमें सबसे प्रमुख सत्र है, क्योंकि इस सत्र के माध्यम से ही हमारे अन्य दरवाजे खुलते हैं। शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होंगे तो बाकी का तो हम अग्रणी बन जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि इस सत्र में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के अवसरों, निवेश और शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ ही देश एवं प्रगति एवं समृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 21वीं सदी में ज्ञान ही पूंजी है, क्योंकि ज्ञान ही वह ऊर्जा है जो हमारे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है, और ये इसलिए आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। और उन्होंने इसके साथ में ये भी कहा था कि अगर आपने ये संकल्प ले लिया तो 21वीं सदी भारत की होगी। ये 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी में ज्ञान की ही पूंजी है, क्योंकि ज्ञान ही वह ऊर्जा है जो हमारे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है। शिक्षा, कौशल, नवाचार, अनुसंधान आधुनिक अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, और इन्हें मजबूत कर हम अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति दे सकते हैं। और अभूतपूर्व गति देने के लिए आवश्यक है कि आज हमारा प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी केंद्र बनने की क्षमता रखता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा राजस्थान आज शिक्षा, कौशल, अनुसंधान और नवाचार में परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है। 12वीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली कैरियर प्रोग्राम टेक भी शुरू किया गया है। स्कूली छात्रों में उद्यमता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्टअप कार्यक्रम का विस्तार किया है। स्टार्टअप पॉलिसी से युवाओं के लिए नवाचार और उद्यमता के अवसर बढ़े हैं। नई तकनीकी में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर स्थापित कर रहे हैं। ABGC XR पॉलिसी के तहत हमने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोले हैं। युवाओं को नई तकनीकी में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य में 3 सेंटर ऑफ एडवांस स्किलिंग स्थापित किए जा रहे हैं। हम युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार लायक बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमने शिक्षा का क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार किया है, जो इस ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की नींव तैयार कर रहा है। पिछले 2 साल में हमने 71 नए राजकीय महाविद्यालय और 21 नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं।
177 नए कॉलेज भवनों का लोकार्पण किया, 7 नए मेडिकल कॉलेज बारा, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, टोंक और जैसलमेर में शुरू किए हैं। 2 वर्षों में करीब 2200 नई MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी कोर्स की सीटें भी हमने बढ़ाई हैं। राज्य के विद्यालयों में व्यापक स्तर पर रोशनी, रंग रोगन, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण का महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विद्यालयों को एक साथ कायाकल्प किया गया है। हमने देखा कि विद्यालयों की हालत ठीक नहीं है। हमें यह भी पता है कि ये कोई हालत हमारी 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में नहीं हुई। लंबे समय से उनकी हालत इस तरह की थी। लेकिन हमने कहा कि जब हमारे विद्या के मंदिर अगर हमारे ठीक नहीं होंगे तो हमारा विद्या का स्तर भी ठीक नहीं रहेगा। शिक्षा को एक अच्छा माहौल चाहिए। उसके लिए हमने कहा कि जितने भी हमारे विद्यालय हैं उनको ठीक प्रकार से किया जाए, और इसलिए हमने एक साथ कायाकल्प किया है। और जहां आवश्यकता है हमने वो भी कहा है, हमारे सांसदों, विधायकों, हमने विधायकों को कहा है कि आप उसका 20% पैसा हमारे विद्यालयों के लिए देंगे, चाहे छोटी से मोटी कोई कमी होगी उसको आप पूरा करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हर विद्यालय के लिए आवश्यकता होगी, हमारी सरकार पहले विद्यालय को ध्यान में रखते हुए वहाँ उस क्षेत्र में काम करेगी, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। 41 जिला मुख्यालयों पर BBA, 7 संभाग मुख्यालयों पर BCA और 41 महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस विषय पर शुरू किए गए हैं। कॉलेजों में ICT लैब, स्मार्ट क्लासरूम बना रहे हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करीब 40,000 बालिकाओं को स्कूटियों का वितरण भी किया गया है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के 7 कॉलेजों में AI, बिग डेटा, रोबोटिक्स, IoT और EV आदि के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। 4000 विद्यालयों में 8000 स्मार्ट क्लासरूम और 500 PM श्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ हमें लगा कि उस विद्यालय में, क्योंकि हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको आगे एग्जाम देने के लिए आवश्यकता है कि लाइब्रेरी या ई-लाइब्रेरी। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी साहब से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आवश्यक है। आपने अपने संसदीय क्षेत्र में हर विद्यालय में लाइब्रेरी खोलने का निर्णय किया था। हमने उसके साथ साथ हमने कहा कि हर पंचायत में हम खोलेंगे, और हमने अटल ज्ञान केंद्र की घोषणा की है कि हर पंचायत में खोलेंगे। उसमें लाइब्रेरी भी होगी और ई-लाइब्रेरी भी होगी। उसकी स्वीकृति हमें केंद्र सरकार से मिल गई है। आने वाले सत्र में हम हर पंचायत के अंदर खोलने वाले हैं, जिससे कि कोई भी विद्यार्थी जो ऐसा हो जिसको तैयारी करनी है उसको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़े। वो लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी की वजह से कहीं शहर में आता है, वो हमारे विद्यार्थी घर पर रहकर, गांव में रहकर की तैयारी कर सके, जिससे कि उस विद्यार्थी का ज्यादा खर्च ना हो, माँ बाप का भी ज्यादा खर्च ना हो। 20,000 से अधिक विज्ञान गणित किट का वितरण किया गया। 4,000 से अधिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों को 20,000 सहायक उपकरण का वितरण किया गया है। मिड डे मील में सामुदायिक सहभागिता का नया मॉडल श्री कृष्ण भोग शुरू किया गया है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से हम एक ज्ञान आधारित, नवाचार प्रधान, सशक्त युवाओं वाले राजस्थान का निर्माण करने में जुटे हैं। ये प्रयास एक ऐसी ज्ञान संस्कृति का निर्माण करने से जुड़े हैं जो समाज और उद्योग के भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मैं प्रवासी राजस्थानी समुदाय को शिक्षा और कौशल के उन्नयन के इस महाअभियान में साझीदार बनने का आह्वान करता हूं, क्योंकि मेरे पास कई आते हैं कि हम विद्यालय बनाना चाहते हैं, हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा इसमें एक अंतर आपको करना पड़ेगा। मैं हर विद्यालय में जहां पहले से बना हुआ है वो हमारे उपयोग का नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं, आप जो हमसे चाहते हैं वो हम उस स्थान पर भी कर सकते हैं जहां हमें आवश्यकता है। आप आइए, हमने आपको 2 लाख चिन्हित किए हैं। 2 लाख ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, चाहे वो विद्यालय का हो, चिकित्सालय का हो, खेल का मैदान हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, वहां की किसी भी आवश्यकता की ऐसी होगी उसके लिए हमने चिन्हित किया है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, जहां आवश्यकता है, आप अगर समझते हैं
तो उसके अंदर काम करिए। और आइए, हम कहीं आपको निराश नहीं होने देंगे। आप जो हमसे चाहते हैं निश्चित रूप से उसको भी हम करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रवासी न केवल निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं, बल्कि अपने पैतृक गांव में शिक्षा के आधारभूत ढांचे के विकास में भी सहयोग करें। हम आपसे शिक्षा संस्थान में बुनियादी एवं अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं के विकास में निवेश करने का भी आह्वान करते हैं। राजस्थान आज वैश्विक निवेश, अकादमिक सहयोग, मेडिकल रिसर्च, एडटेक कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए उभरता हुआ केंद्र है। यह निवेशकों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपार संभावना है। इनोवेशन हब, डिजिटल शिक्षा, एआई आधारित सीखने के समाधान, छात्रवृत्तियां, अनुसंधान, अनुदान के लिए सहयोग में आपका योगदान दे सकते हैं। मैं सभी प्रवासी भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि ज्ञान और विकास की इस यात्रा में राजस्थान का साथ दें। हमारे प्रवासी राजस्थानियों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा और उद्यम का लोहा मनवाया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी इस प्रतिभा को अपनी मातृभूमि राजस्थान के विकास से जोड़ें। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में आप जैसे मेधावी अनुभवी लोगों का सक्रिय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपका अनुभव, विशेषज्ञता, मार्गदर्शन राजस्थान के युवाओं को विश्व स्तरीय अवसरों तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान देगा। हम सब मिलकर इस ज्ञान यज्ञ में अपना योगदान दें और राजस्थान को सिरमौर बनाएं। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आप काम करते हैं और आपने बहुत सारे काम किए हैं। एक दिन मैं देख रहा था हमारे प्रवासी भाइयों का हमारे राजस्थान के हर गांव में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी गौशाला के क्षेत्र में हो, किसी खेल मैदान के क्षेत्र में हो। आपका हमेशा सहयोग रहता है। हम चाहते हैं कि आपका अपने मातृभूमि के प्रति आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आगे करेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं, इस शिक्षा के सत्र में आप सभी जुड़े हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। उपस्थिति मात्र से ये कार्यक्रम और सफल हुआ। अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब मैं निवेदन करूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रेमचंद बैरवा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मोमेंटो देकर उन्हें अभिनंदन ज्ञापित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हुए, साथ ही मैं पुनः आग्रह करूंगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कि वे भूपेंद्र यादव जी का मोमेंटो के साथ अभिनंदन करें। मैं अब निवेदन करूंगी कि उप मुख्यमंत्री महोदय मदन दिलावर जी का मोमेंटो के साथ अभिनंदन करें। साथ ही श्री ओटाराम देवासी जी को भी मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें।